भाई आज के मेहमान के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। उन्हें मैं क्रिकेटर बोलूँ, उन्हें मैं डॉज बॉल प्लेयर बोलूँ, उन्हें मैं किक वॉली प्लेयर बोलूँ या फिर स्पोर्ट्स कोच बोलूँ, बिकॉज ही हैज़ डन एवरीथिंग। तो उस वक्त अदीब व्लॉग्स एक टीम एग्जैक्टली हाँ। तो वो टीम हुआ करती थी और वो आइडिया अदील राहत एक लड़का है, उसका एक आइडिया था। क्रिकेट में ये सीन ये है कि भाई अदील व्लॉग्स का साथ हमारा 2 साल तक रहा। अच्छा। उसके बाद कोई बुरी नज़र ऐसी लगी कि हमारा जो सफ़र था वो वहीं पे ख़त्म हुआ। वो बहुत डिफ़िकल्ट गेम खेला जिसका मैं नाम भी नहीं ले पाया अब तक, इंट्रो में भी नहीं ले पाया। इतना इंटेंस गेम है कि विद इन सेकंड बॉल कब यहाँ से आता है इधर जाते थे, क्योंकि 5 बॉल्स कंटिन्यूसली चल रही होती है। 5 बॉल एक साथ हो रही है कोहली के साथ। जो फर्स्ट मैच हुआ हमारा इंडिया से, वो टक्कर का मुकाबला, मतलब मैं कहूँगा कि या मतलब लाइसेंस है आपके पास मारने का उसमें तो। और मतलब फुल टसल हो गई थी हमारी कि भाई इनसे नहीं हारना है। और ड्यूरिंग द मैच भी थोड़ी सी ना अनबन हो गई थी कि वो किसी के सर में मार दिया हमने बॉल, वो आउट हुआ था ऑलरेडी, उसके सर पे तो वो बड़ा हेलो एंड वेलकम टू अनदर वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द स्पोर्ट्स। भाई आज के मेहमान के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। उन्हें मैं क्रिकेटर बोलूँ, उन्हें मैं डॉज बॉल प्लेयर बोलूँ, उन्हें मैं किक वॉली प्लेयर बोलूँ या फिर स्पोर्ट्स कोच बोलूँ, बिकॉज ही हैज़ डन एवरीथिंग। और ये सब कम था तो उन्होंने भाई मास्टर्स भी कर लिया हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के अंदर। अगर आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं तो दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू, बिकॉज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी कूल लेसन्स इन दिस पॉडकास्ट। मेरे साथ मौजूद हैं हारिस भाई। हारिस भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? हारिस भाई आपने कुछ नहीं छोड़ा हमारे लिए, सब कुछ कर लिया। बस अल्लाह का करम है, अल्लाह का बहुत एहसान है कि भाई इतनी सी ज़िंदगी में जो है वो इतने सारे काम करवाए उसने। बस पहला सवाल तो मेरा यही है कि क्रिकेट और डॉज बॉल, किक वॉली, स्पोर्ट्स कोच, विच इज़ द क्लोजेस्ट टू योर हार्ट? यार बेसिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन सबकी सबसे ज़्यादा क्लोज जो गेम होता है वो क्रिकेट ही होता है। और एग्जैक्टली। मेरे भी सबसे क्लोज क्रिकेट है, हालांकि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट इस गेम में नहीं किया, बट स्टिल ये मेरी रगों में दौड़ता है भाई। अच्छा तो मतलब क्रिकेट का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आपने कहाँ किस लेवल पे क्रिकेट खेली है? और तो मुझे बिकॉज मुझे तो पता है लेकिन व्यूअर्स को आप बताएं कि मतलब आपके फेमस होने की वजह क्रिकेट कैसे है? अच्छा, क्रिकेट बेसिकली आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात अगर की जाए तो उस वक्त क्रिकेट का इतना ज़्यादा रुझान नहीं था ऑनलाइन। तो उस वक्त अदील व्लॉग्स एक टीम हुआ एग्जैक्टली करती थी। एग्जैक्टली हाँ। तो वो टीम हुआ करती थी और वो आइडिया अदील राहत एक लड़का है, उसका एक आइडिया था कि भाई हम क्रिकेट तो वैसे रेगुलरली खेलते हैं, क्यों ना हम इसका एक कंटेंट बनाएं, मतलब वीडियो शूट करें पूरी और वीडियो में दिखाएं कि भाई मैच में होता क्या है, कौन सा प्लेयर कैसा खेलता है। तो वो एक उसका आइडिया था, वो क्लिक किया माशाल्लाह से। और हम लोग विद इन अ मंथ इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि भाई गली मोहल्ले में जहाँ भी जा रहे, दूसरे मोहल्लों में भी जा रहे, तो वहाँ पे लोग हमें बाय नेम जानते थे कि भाई आरिस भाई आ रहे हैं, भाई जूजी आ रहा है। तो अदीब भाई के दोस्त हैं, आप उनको बुलवा देंगे पॉडकास्ट के अंदर। आदिल भाई को बिल्कुल ज़रूर बुलवा देंगे, आपका मैसेज जो है वो उन तक पहुंचा देंगे। तो मतलब अभी फिर आपने कंटिन्यू किया उसके अंदर, अभी क्या चल रहा है? क्रिकेट में ये सीन ये है कि भाई अदील लोग का साथ हमारा 2 साल तक रहा। अच्छा। उसके बाद कोई बुरी नज़र ऐसी लगी कि हमारा जो सफ़र था वो वहीं पे ख़त्म हुआ। ओहो। लेकिन ये है कि दोस्ती ख़त्म नहीं हुई। सही वो सही। यूट्यूब की जर्नी जो थी ना वो थोड़ा सा एक क्लैश ज़रूर आया, लेकिन दोस्ती अभी तक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मिलते हैं बहुत अच्छे से मिलते हैं, अच्छे अखलाक से मिलते हैं, दिल में कोई बात नहीं है दोनों के। और जो भी टीम मेंबर्स हैं वो सब साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही, तो मतलब ये कि वो जो आपकी यूट्यूब की जर्नी थी फिर वहीं खत्म हो गई, यूट्यूब का आपने फिर छोड़ दिया, क्या सीन रहा उसका? नहीं, यूट्यूब बिल्कुल नहीं छोड़ी। अब जब ये टीम हमारी सेपरेट हुई, जो कुछ प्लेयर्स थे वो मेरे पास आए और हम लोग ने फिर ये सोचा कि यार जो काम अदील कर रहा था वो हम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग ने क्रिकेट स्टार्ट की, मैंने यूट्यूब की वीडियोस बनाना शुरू की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जर्नी चल रही है। अभी 50,000 प्लस सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। 50,000 प्लस? यार तो फिर सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मतलब हाउ टू गेन फॉलोअर्स ऑर्गेनिकली ऑन यूट्यूब। सब छोड़ो, मुझे बस ये बताओ पहले तो। यार सीन ये है कि भाई आपकी एक ऑडियंस खुद ही ग्रो करेगी जब आपका कंटेंट अच्छा होगा, जब आपकी एडिटिंग स्किल्स अच्छी होंगी, जब आपकी ऑडियंस के साथ जो है ना एक ताल्लुक बन जाएगा तो खुद ब खुद जो है ना वो ग्रो करेगा। कैसे करेगा आपको कभी नहीं पता कैसे चलेगा। ताल्लुक बनाए? कोई आइडिया दो ना उसका कुछ।
ये कंटेंट ऐसा बनाएं जो आवाम चाहती है। मतलब आप देखें जो कंटेंट आपका रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, अब हम बहुत क्रिंज कंटेंट देखना चाहती है, यार मस्त काम नहीं कर सकता ये यार, बड़ी मेहनत। देखें मैं आपको अभी बताऊं, मैं कम अज कम भी 8-9 महीने हो गए, शायद ही कोई एक दिन गया हो जिसमें स्किप किया हो ब्लॉग। डेली व्लॉग आते हैं हमारे भाई। अच्छा तो कंसिस्टेंसी इज द की। बिल्कुल ऐसी है भाई, कंसिस्टेंसी अगर होगी तो फिर खुद ब खुद जो है वो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका चैनल इस तरह ग्रो कर जाएगा, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसका एल्गोरिदम ही ऐसा है, आप उसको नहीं समझ सकते हो। कभी भी जो है ना आपकी वीडियो ऐसी वायरल कर देगा, पर उठेंगे तो आप फेमस हो गए होंगे, घर वाले चाय वाय दे रहे होंगे, सेब भी साथ दे। अरे क्या हो गया सुबह चप्पल पड़ थी आज चाय गलती ये अच्छी बात तो ये सीन है। अच्छा डॉज बॉल तुमने खेली है, डॉज बॉल के पहले तो रूल समझाओ उनको कि लोगों को नहीं पता भाई क्रिकेट फुटबॉल के अलावा यहाँ कुछ भी। बिल्कुल ऐसी है यार। और लोगों को जाकर मैं बताता हूँ कि हमें डॉज बॉल इंटरनेशनल प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट के, अच्छा ये कौन सा गेम है भाई, ये भी खेला जाता है। अच्छा इसमें सीन ये है कि बचपन में हम सबने एक गेम जरूर खेला होगा, वो है मारम पेटी। ओहो मारम पे। मारम पेटी जरूर खेला होगा, जो बॉल से खेला करते थे हम। तो उसका समझे थोड़ा फाइन वर्जन है, जिसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस के साथ खेला जाता है। एक कोर्ट है, कोर्ट के अंदर की डायमेंशंस हैं, उसमें 6 प्लेयर्स एक साइड पे होते हैं, ओपोनेंट के टीम के 6 प्लेयर्स एक साइड पे होते हैं। और एक फोम का बॉल है जिसका साइज है तकरीबन फुटबॉल के साइज का, अच्छा उससे वो खेला जाता है। और आपने बॉल हिट करनी होती है ओपोनेंट टीम के प्लेयर्स को, अगर उनकी बॉडी पार्ट में कहीं पे भी लगी तो वो आउट हो जाएंगे, अच्छा। और अगर उन्होंने कैच पकड़ लिया तो आप आउट हो जाओगे। ओ इस तरह का रूल है। प्लस ये कि इतना इंटेंस गेम है कि विद इन अ सेकंड बॉल कब यहाँ से आता है इधर जाता है, क्योंकि 5 बॉल्स कंटिन्यूसली चल रही होती हैं 5 बॉल एक साथ थ्री उतनी फोर फोड़ एक में। साथ। कभी ऐसा भी था 5 बॉल एक टीम के पास चली गई, वो ऐसा अटैक करते हैं कि एक ही प्लेयर को वो डिसाइड करते हैं कि भाई इसको करना है, और फिर जब हर दर्द से आ रहे थे फिर बचने का चांस नहीं होता आपके पास। तो बड़ा जबरदस्त गेम है, मतलब मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा मजा आता है। मेरा मुझे सुन के मजा आ रहा है, बहुत नॉस्टैल्जिक हो गया, मैं पीछे चला गया। वो मारम पीटी वाले दौर पे चले गए। प्रोफेशनल मारम पीटी। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर तुमने यहाँ इसमें जो है कहाँ तक किस लेवल तक खेला है? अच्छा इसमें पहले, मैं पहले सिलेक्शन का आपको बताऊं छोटा सा वाकया कि भाई इसमें सिलेक्शन किस तरह हुई। डॉज बॉल एक न्यू, एनीवन जो भी सुनेगा बोलेगा, मैं यूनिवर्सिटी में था, वहाँ पे मुझे पता चला कि एक एकेडमी है, वहाँ पे डॉज बॉल खेला जाता है। बहुत अच्छा गेम है, आप जाओ खेलो, क्योंकि वैसे ही तुम्हें स्पोर्ट्स में तो इंटरेस्ट है, क्योंकि मल्टीपल स्पोर्ट्स में ऑलरेडी उस पर भी खेलता था। फुटसॉल हो गया, इवेंट टेबल टेनिस, ये वो। तो मैं गया वहाँ पे, ट्रायल्स थे, ट्रायल्स में थे अच्छे खासे लोग। उसमें से सिर्फ 10 लोग सेलेक्ट होने थे जो कि फैसलाबाद जाते हैं नेशनल ट्रिप के लिए, मतलब नेशनल एक इवेंट था उसके लिए। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऐसी परफॉर्मेंस हुई कि भाई कोचेस ने बोला कि भाई तुम हमें चाहिए हो इस टूर पे, यूनिवर्सिटी से छुट्टी है वो हम दिलवा देंगे, तुम जहाँ जॉब करो वहाँ से हम दिलवा देंगे, हम तुम्हें लेटर देंगे इंशाल्लाह, तुम्हें कोई मसला नहीं आएगा। प्लस ये कि वहाँ पे जो अखराजात हैं, अकोमोडेशन, ट्रैवल, ये सब हम लोग बेयर करेंगे, तो उसकी सबकी टेंशन नहीं देनी। तो मैंने बोला भाई एक नेशनल लेवल पे भी अगर खेलना तो एक आपके लिए अचीवमेंट होती है। मैं गया वहाँ पे, वहाँ पे ऐसी परफॉर्मेंस हुई कि एक मैच के बाद जो सेकंड मैच था उसमें मुझे कैप्टन बना दिया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस नेशनल चैम्पियनशिप में रनर अप पोजीशन था, तो वहाँ से ट्रॉफी लेकर आए यहाँ पे, तो वो एक अचीवमेंट थी। फिर उसके बाद हमारा एक टूर था सऊदी अरेबिया का, जहाँ पे हमें एक मतलब डिफरेंट कंट्री से पार्टिसिपेशन थी, इंडिया, मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया की वो उसकी अपनी टीम, सऊदी अरब की अपनी टीम। तो वहाँ पे हमारा पहला मैच हुआ इंडिया से। सही। जो फर्स्ट मैच हुआ हमारा इंडिया से, वो टक्कर का मुकाबला, मतलब मैं कहूँगा और मतलब लाइसेंस है आपके पास मारने का उसमें तो। और मतलब फुल टसल हो गई थी हमारी कि भाई इनसे नहीं हारना है। और ड्यूरिंग द मैच भी थोड़ी सी ना अनबन हो गई थी कि वो किसी के सर पे मार दिया हमने बॉल, वो आउट हुआ था ऑलरेडी, उसके सर पे मार तो वो बड़ा जबरदस्त था। तो उसमें हम लोग इंडिया से एमएमए फाइटर्स होते हैं ना, कोई नॉकआउट हो जाए बल्कि एक दो चेप देते हैं। तो इंडिया से जीत गया मैच पहला। अच्छा। और फर्स्ट मैच ही था वो, भाई बड़ी अचीवमेंट थी कि यार हमने इंडिया को हराया। वो उसको न्यूज में भी काफी हाईलाइटेड रहा वो। अनफॉर्चुनेटली वो टूर्नामेंट तो नहीं जीते, रनर अप आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस ऐसी थी कि हम लोग ये सोच रहे थे कि जब नेक्स्ट ईयर आएंगे ना इंशाल्लाह से ज़्यादा प्रिपेयर होके आएंगे और कुछ अचीव करके जाएंगे। लेकिन मजा आया, वो जाना वसूल हो गया, वो हमारे। बिल्कुल बिल्कुल वसूल हो गया। अच्छा फिर भाई तुमने क्या नाम है आपका, डॉज बॉल के बाद एक और डिफिकल्ट गेम खेला है, जी। जिसका मैं नाम भी नहीं ले पाया अब तक, इंट्रो में भी नहीं ले पाया, वो उस गेम के बारे में बताओ। अच्छा वो गेम जो है वो थाईलैंड का नेशनल गेम है। अच्छा। उसका नाम है सीपक टाकरा। सीपक टाकरा। क्योंकि ये उनका गेम है तो उन्होंने अपने हिसाब से उसका नाम लगाया है।
और वहाँ पे तो बड़ा फेमस है भाई। हर जैसे यहाँ पे क्रिकेट हर गली मोहल्ले में खेली जाती है, वहाँ पे क्रिकेट का कोई नामो निशान नहीं है। मैंने वहाँ बैट बॉल इसी के आदमी देखा, वहाँ पे दीपक टागरा का एक नेट लगा होता है, वो हर कोई वो गेम खेल रहा अच्छा, है। उसके क्या रूल्स होते हैं? अच्छा, उसके रूल है कि बैडमिंटन साइज का कोर्ट है, क्या बैडमिंटन साइज का हाइट का नेट है, और उसमें आपने बॉल क्रॉस करनी है। जिस तरह वॉलीबॉल आपने क्रॉस करनी होती है हाथ से, और शोल्डर और हेड इस्तेमाल कर सकते हो, पाँव भी इस्तेमाल कर सकते हो वॉलीबॉल में। कितने प्लेयर्स होते हैं ईच साइड? लेकिन किक वॉलीबॉल में मैं आपको बताऊँ कि हाथ यूज़ नहीं कर सकते, ये था। और एक टीम में, अच्छा इसमें 3-4 अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। एक फॉर्मेट में सिर्फ 2 प्लेयर खेलेंगे, हाँ, ये मैंने देखा है। सेकंड फॉर्मेट में 3 प्लेयर्स खेलेंगे, थर्ड फॉर्मेट में आपके 5 प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। सही। मैंने सैंड पे देखा है, तुम किस पे खेलते हो? हम लोग तो वुडन फ्लोर पे खेलते हैं। हम लोग ये सैंड वाला जो होता है वो पीच। और डिफिकल्ट होता है, और सैंड पे तो वो उछल के जब मारते हैं तो गिरते हैं, तो लैंडिंग सेफ होती है उनकी। अब इसमें भी जो है ना प्रैक्टिस ऐसी की जाती है, जब आपकी लैंडिंग हो तो आपके दोनों हाथ जमीन पे आए और पाँव एक जमीन पे आए, या फ्लिप स्मूथ लैंडिंग हो, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर ज़रा सी भी इधर उधर हो रही तो आप इंजरीज जो है वो होती हैं इसमें। मेन इंजरी जो स्प्रेन एंकल वगैरह, ये तो बेसिकली हो ही जाती है। तो ये भी काफ़ी जो है ना आपकी ट्रेनिंग और इन सब चीज़ों पे बहुत मुनहसर करता है। सही सही सही। अच्छा भाई, आप पढ़े लिखे भी बहुत हो भाई, खेल कूद के साथ आपने पढ़ाई भी की है, तो ये जो आपने मास्टर्स किया है फिजिकल एजुकेशन। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में, इसके बारे में बताओ, इसका क्या सीन है? अच्छा, अब फिजिकल एजुकेशन पे जाहिर सी बात है लोगों का इतना फोकस नहीं होता। मैंने जब इंटरमीडिएट किया उसके बाद मेरे एक चाचा थे आसिफ भाई, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि यार एक फील्ड है स्पोर्ट्स साइंसेज में, यहाँ पे डिप्लोमा होता है 1 साल का है, वो तुम करके देख लो कि तुम्हारा इंटरेस्ट जो है वो स्पोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल स्पोर्ट्स ठीक है, तो इसी के बारे में तो पढ़ो, आगे भी स्कोप है इसका। सही। तो मैंने जब वो डिप्लोमा में एडमिशन लिया तो वहाँ देखिए आप जो सब्जेक्ट्स थे वो ऐसे इंटरेस्टिंग थे कि एज ए स्पोर्ट्समैन मुझे यही सब चीज़ों में इंटरेस्ट था, कि रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, उसमें आपको बता रहा है कि इंजरीज, जो स्पोर्ट्स इंजरीज होती है उसके बारे में बता रहे हैं, स्पोर्ट्स इंजरी से किस तरह से रिहैब करना है वो बता रहे हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में। ओ भाई गॉड, इतना इंटरेस्टिंग था वो। तो वो 1 साल लोअर था, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, मज़ा आ रहा था पढ़ने में भी। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि भाई पढ़ने में मज़ा नहीं, ये तुमने बड़ा अच्छा बताया। तुम्हारे को रिलेटिव तो उन्होंने इस तरह की बात की, तुम्हारे इंटरेस्ट में तो ये करो, वरना तो हमारी तरफ ही होता है कल्चर, ये एक गैदरिंग होती है जिसमें जो है ना सब बड़े बैठे होते हैं, चाचा मामा ताया, और वो कहते हैं कि इसको ये करवाओ, उसको वो करवा दो, इसको इंजीनियर बनाओ, इस पढ़ने में अच्छा, इसको इंजीनियर पढ़े, उसका इंटरेस्ट ना हो, उसके बाद 4 साल इंजीनियरिंग करता है फिर बैंकर लग जाता है कहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा यहाँ पे और जारी हो गया कि एटलीस्ट इंटरमीडिएट के बाद और बैठक के बाद ही, एटलीस्ट इंटरमीडिएट के बाद जो है ना बच्चों की गाइडेंस होनी चाहिए कि यार आपका किस में इंटरेस्ट है, आप बताओ। इतने सारे ये आपकी फील्ड्स बताएंगे आपको, भाई उसमें आप बताओ किस में आप इंटरेस्ट है, उसमें जिसमें इंटरेस्ट हो। और बड़ी बात नहीं है, बस तुमने जो पढ़ाई की वही चीज तुम्हारी जो है ना अर्निंग का जरिया बनता है, अल्लाह का शुक्र है। और ये सबके लिए ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल। और मैं ये कहूँगा यार, जो आपका पैशन है ना वो अगर आपका प्रोफेशन भी बन जाए क्या बात है, हाँ। तो भाई इससे बड़ी नेमत मैं कहूँगा नहीं हो सकती। सही सही सही। तो मुझे ये बताओ कि ये अपनी एजुकेशन की बेसिस पे बताओ कि वैसे तो हम हर चीज़ में ही पीछे हैं, स्पोर्ट्स में इतना टैलेंट होने के बावजूद हम पीछे क्यों? स्पोर्ट्स में यार पीछे बहुत सारे रीज़न है, इसके मल्टीपल रीज़न है। सबसे पहले तो ये कि जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, मैं बिल्कुल एक मिसाल ऐसी दूंगा आपको कि आप फुटबॉल प्लेयर्स की जब बात आती है तो सबका ध्यान ज़्यादा है लिहाई में। हाँ, लिहाई में कितने टैलेंटेड प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, प्लस ये कि उनके टैलेंट को कोई भी उभार नहीं रहा है उस तरह से जिस तरह से उनको उभारना चाहिए, वो भी चेंज। प्लस मैं ये कहूँगा भाई जिनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छी है उनके पास उस तरह का टैलेंट नहीं है कि वो जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके, पाकिस्तान को इतना आगे ले जा सके। सही। तो बहुत कम ऐसे सिनेरियोज है जिसमें दोनों चीज़ें मिलती हैं। अब अरशद लदी एग्जाम्पल ले लें, हाँ उसे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया उसने, अपने बलबूते पे किया। एग्जैक्टली। ये सारी जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट दी थी उसके बाद भी वो अचीव कर चुका था। वो किस तरह से उसकी ट्रेनिंग की, क्या स्ट्रगल्स थी, वो किन स्ट्रगल्स के और बाद वो जीत गया तो सब आ गए कि भाई अब आपका आपका भी सर है, आपका भी सर है। बिल्कुल ये भारत है आपने भाई, ये आपका तो ये सीन है भाई। और मैं कहूँगा कि आप एक बड़ी जगह इस जगह में दूंगा कि अभी रिसेंटली मेरे जो एक कज़न है वो आए हैं ऑस्ट्रेलिया से। सही। और उन्होंने मुझे एक बात बताई, मैं तो खुद यकीन नहीं कर रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता है अगेंस्ट इंडिया, सही। हाँ।
अच्छा, वो न्यूज़ कब आई है? जब पहली, दूसरी, तीसरी न्यूज़ आ गई, उसके बाद चौथी न्यूज़ आ रही है वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड कप जीत गया है। पहली न्यूज़ आ रही है लोकल स्पोर्ट्स की, सही। उसके बाद दूसरे कोई लोकल स्पोर्ट्स में भाई ये अचीवमेंट है, उसके बाद आ गया ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गया। बहुत अच्छी बात की उन्होंने ये। और वो आप देखे ना, उनका जो कैप्टन था पैट कमिंस। पैट कमिंस, और एमरबे ट्रॉफी लेके अकेले जा रहे हैं, कोई हाइप नहीं, नथिंग। हाँ। यहाँ तो कोई बीएसएल में नहीं, कोई ये कुछ छोटी उठ के इवेंट बना में कि लेके आए ना, एयरपोर्ट बना देते हैं। नहीं, मुझे सबसे वही वो लगता है, आप ऐसा है तो ज्यादा फैन का। इंडिया से 3 मैच जली होकर आए, उसके बाद जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैंने बुमराह को छक्के मार मार दिए भाई। और भाई आप उनका स्ट्राइक रेट देखो, इसके अंदर तो 120 का स्ट्राइक रेट है उनका। क्या है यार। तो ये वाला सीन है, हम लोग छोटी छोटी खुशियों को ऐसे सेलिब्रेट कर देंगे जैसे पता नहीं कौन सा दिन मान लियो। इसी वजह से जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये भी मेजर रीजन है हमारा, कि इस तरह की चीज़ों को इतनी हाइप दे देते हैं, और जो चीज़ें हाइप देने वाली है उनको कोई सपोर्ट नहीं होती। क्रेडिट के अलावा आप किसी भी स्पोर्ट्स को देख लें, कोई सपोर्ट नहीं, अब एक पढ़ाई का बंदा मेरे सामने बैठा है तो मैं ज़रा ये पढ़ी की मिसाल, जो कि माइकल फेल्प्स का मैं पढ़ रहा था, तो भाई वो ये कहता है कि मैंने ओलंपिक में 30 बार compete किया है, जिसमें 28 मैंने मेडल्स लिए हैं, लेकिन मैं बात सिर्फ 23 मेडल्स की करना चाहता हूँ क्योंकि वो मैंने गोल्ड लिए। मतलब कि आप ये देखो कि माइंडसेट देखो कि उसको सिल्वर भी जो है ना वो हार लग रही है, ब्रॉन्ज भी हार लग रही है, वो बात सिर्फ कर रहा है गोल्ड। तो ये माइंडसेट होता है प्रोफेशनल्स का, जो बाहर के प्लेयर्स हैं उनका, और एक हमारा माइंडसेट है कि मतलब वो 92 में जो हमने वर्ल्ड कप का देखा वो दिल में सारी जिंदगी को याद है। बिल्कुल ऐसी है, ये बड़ी एक अचीवमेंट है, उन्हीं को याद रखते हैं बस। जो जो प्लेयर्स की अचीवमेंट, जो रियल स्ट्रगल है, जो स्ट्रगलिंग करके इतना ऊपर तक आया, उसकी स्ट्रगल कोई नहीं देखता। अच्छा, मुझे ये बताओ कि सबसे मुश्किल स्पोर्ट्समैन के लिए होता है किसी भी हार को कोप अप करना, सही है। इवन इन रियल लाइफ किसी भी लॉस को जो है वो आपका उससे उबरना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। तो एज मास्टर्स इन फिजिकल एंड हेल्थ, तुम क्या सजेस्ट करोगे कि किस तरह से कोई बड़ी हार को, क्योंकि मैंने देखा है भाई हम लोग अगर एज अ फैन, वो वेट ने 3 छक्के मार लिए मेरे, तो 2-4 एक हफ्ते तक मुझे खाना हजम नहीं हुआ। सही है, वो अजमल वो चक्के पड़ गए वहाँ हंसी से, ऑस्ट्रेलिया हमारे ये हार ही बना हुआ है। तो मतलब किस तरह से कोप अप करता है प्लेयर, हम फैंस तो नहीं कर पाते, प्लेयर कितना मुश्किल होता है वो। देखिए बेसिकली आप देखिए तो हसन अली ने वो जो कैच छोड़ा था, वो उसने कोई जानबूझ के तो नहीं छोड़ा होगा, जैसे बताइए क्रिकेट ऐसा चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, बेसिकली अगर आप सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन की बात करेंगे, वो इस तरह से गो अप करेंगे, कोई हार आ जाती है या कोई स्ट्रगलिंग के साथ है, तो मेरा ये फर्म बिलीव है कि भाई अल्लाह तवक्कल करें, और आपको जो भी हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उस पर आप ये सोचेंगे इसमें भी मेरी बेहतरी होगी। सही। तो अगर ये चीज़ आपके दिल में होगी ना, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ा नुकसान हो जाए, मैं इतनी बड़ी बात बोलूँ आपको कि खुदा ना खास्ता अगर ड्यूरिंग इंजरी भी हो जाती है, मेजर कोई इंजरी भी हो जाती है, तो मैं उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि यार इसमें कोई ना कोई बेहतरी होगी। कोई फाइनेंशियल अगर कोई बहुत बड़ा लॉस भी आता है ना, मैं यही सोचता हूँ कि भाई पे बेहतरी है, इससे बेहतर कुछ आने वाला है। सही सही। तो अगर ये बिलीव सिल्वर के इंडिया ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की है इसको। अगर ये आपके अंदर आ गया, मैं कहूँगा कि बड़ा से बड़ा नुकसान भी आपको नहीं छोड़ सकेगा, और आप जो है ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल करोगे। और आपका फर्म बिलीव ये कि होना चाहिए कि आप मेहनत करते रहो, अल्लाह पाक खुद ब खुद कहीं ना कहीं से आपको इस तरह से बहुत अच्छी बात है, देगा कि आप बहुत कुछ अच्छी बात नहीं है। रहे हो। अब मुझे ये बताओ कि तुम माशाल्लाह से काफ़ी फिट हो, सही है। अब अपनी एजुकेशन का पूरा जो है ना वो जो तुमने पढ़ा है उसको यूज़ कर, मुझे सब्जेक्ट लो तुम, जी क्योंकि मैं एक आम पाकिस्तानी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिस तरह की मेरी हेल्थ है। सही। सही, तो इस सब्जेक्ट को तुम किस तरह से मोटिवेट करोगे कि यू हैव टू ईट राइट, यू हैव टू हिट द जिम डेली, सही। मोटिवेट कर दो उसको। अच्छा, बेसिकली चीज़ ये कि जो आपने मेजर फोकस कर रहे हैं वो अपनी डाइट पे कर रहे हैं। डाइट अगर आपकी अच्छी होगी ना, आप खुद ब खुद बाकी चीज़ों को कंट्रोल करते रहोगे। सही। और आपके लिए कुछ ऐसे मोटिवेशन होनी चाहिए। आप लोग बोलते हैं कि यार थोड़ी सी ज़िंदगी यार मज़े करने दो, ये भी खाते हैं वो भी खाते हैं, लेकिन जब आप खुद एक रूटीन में आओगे ना, आप हेल्दी चीज़ें खाओगे, हेल्दी रूटीन में आओगे, आपको खुद फर्क महसूस होगा, आप बोलोगे यार बाकी यार मेरा लाइफ जो है ना वो ये है, वो लगती स्ट्रगल है। क्योंकि जब आप देखते हो रोज़ जो है वो सारे बारे ये वो सब मज़े से खा रहे हैं, आप भी खाओ ऐसा ऐसा नहीं। नहीं छोटा। हाँ, ये वो बहुत ही सबसे मतलब वर्स्ट हैबिट है कि आप इस तरह की चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, तो वो जो आपने अरे छोड़ नहीं सकते।
कम कर दें, ऐसा ऐसा कम करना शुरू कर दें। अब मैं लो गोजिंग या पिज़्ज़ा बर्गर सब छोड़ दो, ये नहीं खा जी, आप खाओ। आप हफ्ते 2 हफ्ते में 1 आध बार खाओ, लेकिन आप उस हिसाब से अपनी बाकी चीज़ों को कंट्रोल करो, ऑयली चीज़ें कम करें, शुगर इनटेक सबसे नुकसान मुझे लगता है कि यार शुगर आप जितना कम इनटेक करेंगे ना, आपकी हेल्थ उतनी ज़्यादा बेहतर रहेगी। बहुत अच्छी बात की तूने। हमारी तरफ जो हमारे माशाल्लाह से एक दोस्त होते हैं वो कहते हैं क्या फायदा अपनी फिटनेस का, इतना फिट हो गए दलिया खा के मारने ट्रक के नीचे आके। तो सही मजा ये बात है यार, लेकिन आज तो भाई बैठ और लगाओ ट्रक के नीचे दौड़ में और तो चल रहे हैं जैसे ये बताइए ये बात है। लेकिन अब जो इस वक्त हाल है ना कराची का, बहुत वर्स्ट सिचुएशन है, और इस पे वाकई में लोगों को एहतजाज करना चाहिए, निकलना चाहिए सड़कों पे, और इन सब मामलों को ना मैं कहूँगा कि यार हाईलाइट होना चाहिए बहुत ऊपर लेवल पे थिंग्स है की। और अभी जिस तरह के सानियात हो रहे हैं आप इसको मैं कहूँगा यार जितने भी इन्फ्लुएंसर्स या जो है वो किसी तरह भी सूरत में ना गवर्नमेंट को उस तरह सपोर्ट है कि ऐसा लगता है कि यार नीचे से कुछ लिफाफे दिए जाना हो सब है कि हर चीज अदों की शाही आप लॉयल रहो। तो अभी मुझे बताओ कि तुम्हारा जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या है, कौन से स्पोर्ट्स को परस्यू करना चाहते हो, कितना सारा तुमने खेला हुआ है, और जो है अपनी कोचिंग को कहाँ तक लेके जाना चाहते हो, क्या गोल्स हैं तुम्हारे अभी आगे? अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि यार एटलीस्ट दो गोल जो गेम है वो है, 2 4 साल और कंटिन्यू कर सकता हूँ इंशाल्लाह। उम्मीद है कि यार कोई वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन हो इंशाल्लाह उसके लिए तैयारी करेंगे। बाकी क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, टेप बॉल भी हार्ड बॉल भी दोनों चल रही है, वीडियो सीन भी चल रही है, लॉन्ग चल रही है। और गोल यही है कि इसको इतने अच्छे लेवल पे लेके जाए कि जॉब वगैरह ये सब चीज़ें छोड़ के मेन फोकस हमारा जो है वो यूट्यूब पे बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें, सिर्फ क्रिकेट नहीं कि मेरा ही प्लान है कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब दिखाऊँ, किस तरह से जो फिटनेस आप अपनी बरकरार रख सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है मैं यूट्यूब पे दिखाऊँ। सही। मेन फोकस जो है ना वो यूट्यूब पे हो जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी मल्टीपल चीज़ों में नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स तुम यूट्यूब पर जो है ना हम पिन करेंगे अपनी इस ऑडियो के नीचे। डालने की ज़रूरत ये है कि तुम हमारे जो है ना सोशल मीडिया हैंडल्स आपके यूट्यूब पे चेक किया करो। सही है। तो यार बहुत मज़ा आया मुझे तुमसे बात करके हारिस भाई। सीन ये है कि दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पॉडकास्ट, क्योंकि मुझको जो है लिटरली बहुत कुछ सीखने को मिला। सो एज एन इंस्टीट्यूशन, एज ए स्पोर्ट्स कोच, एज अ साइकोलॉजिस्ट, और तुमने जो अपनी जो पढ़ाई का जो पूरा यूज़ करते हुए समझाया है ना वो मुझे समझ आया है, तो उसका मतलब बाकी व्यूअर्स को भी समझ आया होगा। थैंक यू फॉर डूइंग दिस। आपसे जल्द मुलाकात होगी, फिर कभी वो बैठक लगाते हैं। तो भाई दिस वॉज हारिस भाई, और बहुत मज़ा आया इनसे बात करके। आप हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह की अंडररेटेड स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ को हम अनर्थ करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।